तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ से। नमस्कार एवरीवन, मैं प्रवीण सिंह कुशवाहा यानी प्रवीण सर आप लोगों से पहले क्लास में मिला हूं। इससे पहले जो क्लास आप लोगों ने देखा वो इंट्रोडक्टरी था, जो हम लोगों ने सिलेबस के बारे में कुछ चर्चा की और कुछ हम लोग जेटेट के संदर्भ में बात किए। अब बात आती है कि आज जो हम लोग क्लास लेने वाले हैं वो क्लास आज होने वाला है कंसेप्ट ऑफ सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। हमें अपने सिलेबस को अध्ययन करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर हम जिस सिलेबस को पढ़ने जा रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है और हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वह है क्या, आखिर में सीडीपी कहते किसे हैं, सीडीपी की जो संकल्पना हुई वो कैसे हुई। तो इसी पे अध्ययन करेंगे। क्लासेस जो है वो आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ सीडीपी पे चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले देखते हैं सीडीपी के संदर्भ में। यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की अवधारणा। तो हम लोग ये समझना जरूरी है कि जो सीडीपी कह रहे हैं, सी फॉर चाइल्ड, डी फॉर डेवलपमेंट और पी फॉर पेडागोगी। वैसे विद्यार्थी जो अभी तक इसी संदर्भ में नहीं जानते थे वो समझते चलेंगे और जो जान रहे हैं अच्छी बात है। हेलो, सीडीपी की बात करते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि समझते हैं कि आखिर में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी की बात की क्यों जाती है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। क्योंकि एक शिक्षक को पढ़ाना तो कंटेंट है, पढ़ाना तो विषय को है। वो किसी न किसी विषय का शिक्षक होगा और वो उस विषय में पारंगत होना चाहिए। पहले की धारणाएं मान्यताएं भी यही चल रही थी कि जो एक टीचर है, जो एक शिक्षक है, उसे विषय का ज्ञान होना चाहिए। माना जाता है कि जो एक शिक्षक को विषय का ज्ञान ठीक ठाक होगा विद्यार्थी को पढ़ा पाएगा, यानी कि उसे पढ़ा पाएगा तो उससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसके उत्तर वो दे पाएगा। लेकिन बातें ये आती है कि आखिर में हम लोग जब बात करते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी की अवधारणा कैसे आई, कैसे ये बातें निकल करके आई, तो बात आती है कि जब एक शिक्षक पढ़ाता है तो कंटेंट तो जरूर पढ़ा लेता है, लेकिन उस कंटेंट को पढ़ाने के दौरान वो कुछ चीजों से अछूता रहता है और वह रहता है कि वो ज्ञान में विद्वान तो है शिक्षक, वो ज्ञान उसके पास अंतर्निहित तो है, लेकिन वो ज्ञान जिसको वो परोसना चाह रहा है, जिसे वो देना चाह रहा है, क्या वह उसके लेने योग्य है, वो कितना ले पा रहा है। विद्यार्थी विद्यार्थी की कितनी क्षमता है कि वो अपने शिक्षक द्वारा दिए गए ज्ञान को कितना ग्रहण कर पाएगा। शिक्षक अपने प्रयास में या पूरा प्रयास करता है, हर एक शिक्षक करता है कि जितना वो जानता है अपना 100% विद्यार्थी को दे। लेकिन बात यह आती है कि क्या 100% विद्यार्थी को दे रहा है तो क्या 100% विद्यार्थी उसे ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते हैं। इसी बात को लेकर के बातें आई। पहले हम लोग शिक्षा के अगर देखेंगे जो प्रकार थे शिक्षा के केंद्र के, जिसको सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि आप कह सकते हैं शिक्षा का केंद्रण। केंद्रण
यानी कि शिक्षा के केंद्र में कौन है। अगर हम आपको थोड़ा सा पहले ले चलें, जानना भी जरूरी है, हमें वहां जाना भी चाहिए, थोड़ा सा शिक्षा के इतिहास में ले चलें, तो वहां पे हम लोग जो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो पारंपरिक शिक्षा पहले दी जा रही थी। अच्छा अच्छा, तो मैं दोनों प्रयास कर रहा हूँ सर। ठीक है। तो ठीक है, सर ने जैसा कहा कि हिंदी माध्यम ज़्यादा है तो हिंदी का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक ठाक प्रयोग करेंगे हिंदी का, चिंता नहीं करना है। तो शिक्षा के केंद्र का मतलब होता है कि शिक्षा के केंद्र में आखिर में है कौन, किसे हम शिक्षा केंद्र में रख रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें वैदिक पीरियड के, वैदिक पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें शिक्षा के केंद्र में कौन मिलेगा। शिक्षा के केंद्र में हमें वहां मिलते हैं शिक्षक। फिर हम लोग जब बात करें शिक्षा के केंद्र में मिलते हैं शिक्षक। इसका सिग्निफिकेंस क्या है। मैंने कह दिया कि शिक्षक मिलते थे, अब आप मान कैसे लेंगे कि शिक्षक ही शिक्षा के केंद्र में थे। शिक्षा के केंद्र में शिक्षक थे, इसका सिग्निफिकेंस यानी कि इसके कुछ लक्षण, इसकी कुछ विशेषताएं हमें जो देखने के लिए मिलती हैं वो मिलती हैं कि आखिर में जिस समय वैदिक पीरियड में जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने जाता था, वो शिक्षा ग्रहण करने आखिर में जाता कहां था। क्या शिक्षक उसके पास शिक्षा देने आते थे या वह शिक्षक के पास जाता था। तो विद्यार्थी क्या करता था कि शिक्षक के पास जाता था, और शिक्षक के अपना गुरुकुल होता था, जिसे गुरुकुल के नाम से जानते हैं उस शिक्षा के केंद्र को, और विद्यार्थी वहां जाता था। चाहे वो शिक्षक जहां रहता हो, जितनी दूरी पे रहता हो, विद्यार्थियों के जहां विद्यार्थी निवास करते हैं वहां से कितनी दूरी पर रहता हो, विद्यार्थी को वहां जाना पड़ता था और वहां शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था। बातें एक और सिग्निफिकेंस इसमें देखने के लिए मिलती है शिक्षा केंद्र के संदर्भ में। शिक्षक केंद्रित, इसको हम कह सकते हैं शिक्षक केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में। अगर हम कहें शिक्षक केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में, तो शिक्षक केंद्र में शिक्षक कैसे थे। शिक्षक का अपना एक स्वयं का बनाया हुआ एक पाठ्यक्रम होता था, जिसकी विशेषज्ञता उसमें होती थी। वो विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। वहां पे उस समय शिक्षा देने की परंपरा में बात शामिल नहीं थी कि बालक क्या सीखना चाहता है, बालक की क्या क्षमताएं हैं, वो कितना ग्रहण कर पा रहा है, कितना सीख पा रहा है, इस चीज को वो ग्रहण करते थे। किसके आधार पे, शिक्षक के आधार पे। ये सिग्निफिकेंस में बताते हैं कि वैदिक काल में या पहले की जो शिक्षा थी वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। समय बदला, समय के अनुसार शासन व्यवस्था बदली। शासन व्यवस्था जब बदली तो आपको पता चलेगा कि एक, जिसको हम मिडिवियल पीरियड बोल सकते हैं, जिसको हम लोग मिडिवियल पीरियड बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल के दौरान देखें तो उस समय जो पारीपटी शुरू हुई, उस समय जो पारीपटी ये शुरू हुई कि शिक्षक वो विषय को केवल न सिखाएं जो वे उनके लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उस विषय को भी शामिल किया जाए जो सामाजिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। तो जब हम लोग सामाजिक व्यवस्था के बारे में जब वहां पे बात करते हैं तो उस दौरान हमें एक बातें देखने को मिलती हैं कि समाज में विषयों का, किन किन विषयों का महत्व है। मुझे लगता है आप लोग लिख लिए होंगे, मैं इसे मिटा दूं। मध्यकाल में हमें देखने के लिए क्या मिलता है। मध्यकाल में हमें देखने के लिए यह मिलता है समाज की आवश्यकता। समाज की आवश्यकता हमें देखने के लिए मिलता है कि समाज की आवश्यकताएं क्या रहीं। समाज की आवश्यकता जो महसूस हुई,
ओ, ओके ओके, ठीक। तो जो समाज की आवश्यकता है, उस सामाजिक आवश्यकता के अनुसार विषयों का विकास किया गया। विषयों का विकास, विषयों का विकास हुआ। कौन कौन से विषय आए? कृषि, गणित, आज के शब्द में इसे वाणिज्य कह सकते हैं, उस समय व्यापार, इसके अलावा पुरोहित कार्य, भाषा, इन सभी को शामिल किया गया। इसके अलावा युद्ध कला, चित्रकला, इन सभी विषयों का सृजन होता है, आदि कह सकते हैं इसे। इन सभी विषयों का सृजन होता है और जो समाज, जो राज्य व्यवस्था है, इस बात को बताने का प्रयास करता है कि शिक्षा इन आधार पे ली जाएगी। तो इस आधार पे अगर शिक्षा ली जाती है तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे विषय केंद्रित शिक्षा व्यवस्था। विषय केंद्रित शिक्षा। पहले हम लोगों ने क्या देखा था वैदिक काल में? शिक्षा केंद्रित शिक्षा। हम लोग आगे क्या देख रहे हैं? विषय केंद्रित शिक्षा। यानी कि शिक्षा का जो नेक्स्ट केंद्रीकरण हुआ वो विषय को लेकर के हो गया। इन विषयों को लेकर के इसके अलावा भी बहुत सारे विषय थे। इसके आधार पर जब समय परिवर्तन हुआ और समय परिवर्तन के साथ शिक्षा सिद्धांतों का सृजन हुआ, इसके आधार पर क्या होता है? समय परिवर्तन के अनुसार शिक्षा सिद्धांत निकल करके आए। मनोविज्ञान निकल करके आए। मनोविज्ञान के कई परिप्रेक्ष्य निकल करके आए, कई प्रकार क्षेत्र निकल करके आए। उसी का एक भाग है शिक्षा मनोविज्ञान। उसी का एक भाग हमें मिलता है, एक क्षेत्र मिलता है, उसे बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान जो निकल करके आया, यह आया छात्र केंद्रित शिक्षा। इसको ज्यादा बेहतर होगा कि हम इसे बाल केंद्रित शिक्षा बोले। तब निकल करके आता है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा। पहले आपने क्या देखा शुरुआत में? शिक्षक केंद्रित शिक्षा। शिक्षा के केंद्र में कौन था? शिक्षक अपने अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करते थे, अपने अनुसार लेसन को डिलीवरी करते थे। और वो जो पाठ्यक्रम का निर्माण करते थे इसलिए करते थे कि वो किसी न किसी राज्य साम्राज्य के अंतर्गत आते थे और राजा चाहता था कि क्या क्या हमारे यहां बने, उस आधार पर शिक्षक होते थे और वहां विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए जाना पड़ता था। मध्यकाल में क्या होता है? इसके अनुसार एक परिवर्तन आता है और उसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि विषय केंद्रित शिक्षा, जिसमें विषयों का सृजन होता है, बहुत सारे विषय होंगे और जो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। जब हम मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में देखते हैं, जब ये काल आता है, ये कालखंड आता है जिसको हम लोग आधुनिक शिक्षा बोल सकते हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात आती है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होंगे, जिसमें जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो निकल करके आए, इसमें किन बातों का ध्यान रखा गया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में? यानी कि जो भी रिसोर्सेस होंगे, जो भी रिसोर्सेस होंगे, बालक इसके आसपास इसके संपूर्ण विकास के लिए, यानी कि कह सकते हैं बाल विकास के लिए हम लोगों ने केंद्र किया कि अब हमें बालक का विकास करना है, लेकिन बालक के अकॉर्डिंग करने हैं।
बालक की आवश्यकता, क्षमता, उसकी विशिष्टता, उसकी ज्ञान खोज, इन आधारों पे उसकी रुचि, उसकी सृजनात्मक क्षमता, उसकी संज्ञानात्मक क्षमता, कह सकते हैं कि शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकता के अनुसार हम लोगों ने डिसाइड किया कि बालक के जो शारीरिक मानसिक आवश्यकता है, उसकी जो क्षमताएं हैं, उसमें जो विशेषताएं हैं, जो विशिष्टताएं हैं, उसकी रुचि है, उसकी सृजन करने की कौन सी क्षमता है, संज्ञान के कौन से स्तर हैं, इस आधार पे हम लोगों ने क्या किया, विद्यालय भवन का विकास किया। तो हम लोगों ने विद्यालय भवन, इसके अलावा हम लोगों ने मानवीय संसाधन, इसके अलावा भौतिक संसाधन, भाषागत विकास, उम्र, सीखने का उम्र, इसके अलावा पाठ्यक्रम, इन सभी चीजों को हम लोगों ने किसके अनुकूल बनाया, बालक के अनुकूल बनाया। अब बात करते हैं कि आखिर में इसको हम लोग समझते कैसे हैं। पहले है विद्यालय भवन। विद्यालय भवन की बात करें तो विद्यालय भवन पहले क्या होता था, वैदिक पीरियड में विद्यालय वहां होते थे, यानी कि सीखने का केंद्र वहां होता था जहां शिक्षक का निवास होता था। आज ऐसा नहीं है। हम लोगों ने ऐसे जगह पे विद्यालय बनाने का प्रयास किया, हमारे लोगों ने, कि अब जो विद्यालय भवन होंगे वहां होंगे जहां विद्यार्थी होंगे। यानी कि अब जो कर दिया गया है वर्तमान में, वो कर दिया गया कि प्रत्येक 1 किलोमीटर पे एक विद्यालय होगा, ताकि विद्यार्थी को अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए ½ किलोमीटर से ज्यादा का सफर न तय करना पड़े, क्योंकि 1 किलोमीटर पे अलग अलग विद्यालय हैं। मध्य में जो विद्यार्थी होगा वो इस न इस विद्यालय में जाएगा, तो उस ½ किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय नहीं करना पड़ेगा। तो और विद्यालय भवन की बात करें तो विद्यालय भवन कैसा होगा,
तो विद्यालय भवन की बात करें तो विद्यालय भवन जो होगा वो बालक के अनुकूल होगा। विद्यालय भवन में सिर्फ यही नहीं, इसके अनुसार जो फर्नीचर्स होंगे, विद्यालय के फर्नीचर्स होंगे वो बालकों का अनुकूल होंगे। बालक की जो हाइट होगी, जो उसकी जो बालक किस उम्र का है, उसकी हाइट क्या है, उसके अकॉर्डिंग फर्नीचर होंगे, बेंच डेस्क होंगे। इसके अलावा तो यानी कि विद्यालय भवन में जो भी साधन संसाधन है वो सभी विद्यार्थी के अनुकूल होंगे। तो यहां केंद्र में कौन है? बालक। दूसरा है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन के संदर्भ में हम लोग देखें तो मानवीय संसाधन में आते हैं आपके शिक्षक, आपके विद्यालय के जितने जो मनुष्य हैं, जो विद्यालय में जो व्यक्ति कार्यरत हैं, चाहे वो किसी भी पद पे हों, चाहे वो मैनेजमेंट के भाग हो, चाहे वह प्रशासन के भाग हो, चाहे वह प्राचार्य हो, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वह वहां का चपरासी हो, चाहे वह वहां का अगर बस है तो उसका ड्राइवर हो, उनको इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, ये जो बच्चे हैं, इनकी जो उम्र सीमा है, इनकी जो क्षमता योग्यता है, उसके आधार पर हमें इनके केयर करने हैं। तो मानवीय संसाधन उस अनुकूल होंगे। मानवीय संसाधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक शिक्षक की होती है। एक शिक्षक है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होता है कि मेरा विद्यार्थी जो सीख रहा है वो कितना सीख रहा है और कैसे सीख रहा है, इसको लेकर के मानवीय संसाधन को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा आता है भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन में आखिर में क्या होता है? जो हमारे भौतिक संसाधन होते हैं वो मनुष्य को छोड़ करके जो भी संसाधन हमें विद्यालय में दिखाई देते हैं वो हमारे भौतिक संसाधन कहे जाते हैं। अब उन भौतिक संसाधनों की चर्चा करें, जैसे मैंने बोल दिया बेंच डेस्क, विद्यालय भवन। इसके अलावा जो है लाइब्रेरी की किताबें, लेबोरेटरी में किए जाने वाले प्रयोग, उसके पाठ्यक्रम, ये सभी क्या है? भौतिक संसाधन है। फिर होता है भाषागत विकास। भाषागत विकास में हम लोग क्या ध्यान रखते हैं कि जो हमारी भाषाएं हैं वो भाषा क्या विद्यार्थी उस भाषा में सीखने में सक्षम है या नहीं है। तो कैसे भाषागत विकास को हम लोग देखते हैं? भाषागत विकास को हम लोग देखते हैं त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से। त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से। अब आपको लगे त्रिभाषा सूत्र क्या है? मैं बता दूं कि आपको मैं जो बता रहा हूं अभी क्लास में ले रहा हूं, एक क्लास भले सीडीपी का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है, लेकिन ये सभी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, मानवीय संसाधन हो, भौतिक संसाधन हो, ये सभी आपके सीटेट के लिए एक प्रश्न बन करके आते हैं और वो आपको इसी में से उत्तर चुन करके देने होते हैं। तो ये भी इसमें एक है त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र है क्या? त्रिभाषा सूत्र में क्या आता है? इसको आप दो जगह पढ़ने के लिए मिलेंगे। एक जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, जो कि बालक के नीड्स है, उसकी आवश्यकताएं हैं, उसके अकॉर्डिंग त्रिभाषा सूत्र आपको दूसरी जगह पढ़ने के लिए मिल जाएंगे जब आप जो है लैंग्वेज पेपर पढ़ेंगे। तो जब त्रिभाषा सूत्र की बात करती है तो तीन भाषाओं की बात होती है। एक विद्यार्थी जब सीखता है तो उन्हें तीन भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए हमारे शिक्षाविदों ने पाठ्यक्रम बनाते समय इस बात का ध्यान रखा है। त्रिभाषा सूत्र में जो पहली भाषा होती है वो होती है मातृभाषा। मातृभाषा कौन सा? जहां विद्यार्थी, जिस समाज में जहां पे विद्यार्थी का जन्म होता है, पहली भाषा वो हो गई। हम त्रिभाषा सूत्र को थोड़ा सा हम आपको बता देते कि आपको जो है वो समझने में सुविधा होगी। त्रिभाषा सूत्र की बात करें तो पहली भाषा होगी मातृभाषा, दूसरी भाषा होगी विषय वस्तु या राजकीय भाषा। मातृभाषा को आप क्षेत्रीय भाषा भी समझ सकते हैं, क्षेत्रीय अथवा स्थानीय भाषा। तीसरी भाषा होती है राष्ट्रीय
या अंतरराष्ट्रीय भाषा? अंतरराष्ट्रीय भाषा। अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दूं, मातृभाषा। मातृभाषा मतलब हम लोग प्रायः लिख देते हैं कि मातृभाषा हमारी हिंदी है। झारखंड के लिए ठीक है भी, बिहार के लिए भी ठीक है, राजस्थान के लिए भी ठीक है, मध्य प्रदेश के लिए भी ठीक है। लेकिन कुछ स्तर पे हम लोग देखें तो हमारे यहां कुछ क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा भी हैं। तो क्षेत्रीय जो स्थानीय भाषा, मातृभाषा खासकर कुछ भाषा को बोलेंगे जो भाषा हमारे परिवार समाज में बोला जाता है। अगर विद्यार्थी घर से निकल करके विद्यालय पढ़ने जाता है और वहां जाने के बाद उसे यह पता चले कि मैं जिस भाषा को जानता हूं उस भाषा में तो पढ़ाई होती ही नहीं, तो आपको क्या लगता है कि वो विद्यार्थी उस भाषा जो कि वो जानता ही नहीं है, विद्यालय में जाने के बाद उसे नए भाषा का ज्ञान शुरू होता है, तो क्या उस भाषा, नए भाषा को सीखने तक, पाठ्यक्रम की भाषा को सीखने तक क्या उसकी जो सीखने की गति है वो कम नहीं रहेगी? क्या वो जितना आसान से अपनी मातृभाषा में किसी पाठ्यक्रम को समझ सकता है, किसी ज्ञान को ले सकता है, सीख सकता है, क्या वह विषय वस्तु की भाषा में उस पाठ्यक्रम को सीख पाएगा? क्योंकि बच्चा तो वहां आपके पास गया है तो दो स्तर पे जाएगा, या वह ECCE स्तर पे जाएगा, जिसको आप लोग को मैं बता दूं कि आप कह सकते हैं कि प्ले स्कूल, या जिसको आप बोलते हैं आंगनवाड़ी, जिसको आप केजी सेक्शन भी बोलते हैं, केजी सेक्शन, ये सब ECC के अंतर्गत आते हैं। ECC की बात कर लेंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सॉरी, जब इसकी हम बात करेंगे, ECC की बात करेंगे, इसके अंदर की चीजें आती हैं। तो क्या विद्यार्थी घर से निकल करके वह केवल जा रहा है कि हमें अब कुछ सीखना है, मुझे वहां विद्यार्थी को पहुंचा दिया गया, तो क्या विद्यार्थी जाते जाते पाठ्यक्रम की भाषा सीख पाएगा, हिंदी को बोल पाएगा? मैं इस क्षेत्र की बात करूं, जैसे मान ले कहीं नागपुरी वहां की मातृभाषा है और नागपुरी में विद्यार्थी जानता है और विद्यालय जाने के बाद पता चलता है कि पूरी किताबें तो हिंदी में है, जो टीचर बोल रहे हैं वे हिंदी बोल रहे हैं, तो उसे सीखने में, हिंदी तक आने में विद्यार्थियों, क्योंकि उसे पहले भाषा का ज्ञान होना चाहिए सीखने से पहले, तो ये चीजें उसके लिए, दूसरी भाषा उसके लिए सीखने में बाधा बन रही है। तो उसे पहले चाहिए कि सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान हो। इसीलिए आप जब जेट दे रहे हैं, सॉरी जेटेट दे रहे हैं, तो जेटेट में बहुत सारी भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें आपको खोटा, नागपुरी, कुरमाली हो, बहुत सारी भाषाएं हैं जो जनजातीय भाषा हैं। तो उन सभी भाषाओं को इसीलिए शामिल किया गया है क्योंकि इन भाषाओं में विद्यार्थी अपने घर में इस भाषा को ठीक से जानते हैं और जब से उन्होंने जन्म लिया है इस भाषा का ठीक ठाक ज्ञान उन्हें है। अगर इस भाषा में शिक्षा की शुरुआत की जाती है तो बालक का विद्यालय जाने के साथ ही सीखना शुरू हो सकता है, जबकि हम उसे पाठ्यक्रम की भाषा में अगर लेकर के जाएं तो वो कम से कम 6 महीने से साल भर पिछड़ जाएगा। तो इसलिए पहली भाषा जरूरी है। दूसरी भाषा जरूरी है क्योंकि ये राजकीय भाषा है। विद्यार्थी को केवल अपने क्षेत्र, समाज, समुदाय तक ही सीमित नहीं रखना है, उसका जो अध्ययन का जो विषय होगा वो राजकीय स्तर पे भी होगा, उसके कार्य जो किए जाते हैं, प्रशासनिक कार्य, वो राजकीय भाषा में किए जाते हैं। जैसे मैं बता दूं, खोटा हो या कुरमाली या नागपुरी या जो भी विषय भाषा है, क्या उस विषय में हमारे प्रशासनिक कार्य होते हैं? नहीं होते। इसीलिए आपको जो है पहली भाषा ये, क्योंकि घर की भाषा है और जाते जाते आप सीखना शुरू कर दें, इसीलिए जरूरी है। दूसरी बात आती है कि राजकीय भाषा, क्योंकि विद्यार्थी को राज्य स्तर पर पढ़ाई करनी है, बहुत सारे पाठ्यक्रम है जो राज्य स्तर पर उसको बोर्ड तैयार करती है, इसलिए जरूरी है दूसरी भाषा को सीखना। तीसरी भाषा एक होती है राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय भाषा। तो राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय भाषा होती है, जैसे मैं बात करूं तो विद्यार्थी को राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, जैसे कोई विद्यार्थी है वो है आपका उड़ीसा का, बंगाल का, तो उस विद्यार्थी को उसकी जो विषय वस्तु की भाषा, राजकीय भाषा है, उसे पहली बार मिल गया बंगला या उड़िया, क्योंकि उसकी वो राजकीय और प्रशासनिक भाषा दोनों है, तो उसकी वहां पे पहली मातृभाषा बन जाएगी। ये क्या बनेगी? पहली मातृभाषा। जो हमारे लिए राजकीय भाषा है वो उसके लिए मातृभाषा हो गई। दूसरी बात आती है कि अब उसे, क्योंकि केवल अपने स्टेट में नहीं रहना है, पूरी इंडिया में उसे जाना है, सीखना है, पढ़ना है, तो वहां पे भाषा का ज्ञान दूसरा होना चाहिए, राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान उसके पास होना चाहिए, यानी कि उसे हिंदी आना चाहिए।
तीसरी बात आती है कि अगर आप कुछ एक भाषा जैसे अंग्रेजी ऐसी भाषा जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अब इस भाषा का महत्व भारत में भी है। अगर जैसे साउथ का कोई विद्यार्थी यदि वो दिल्ली चला गया, कहीं और चला गया, उसे हिंदी का ज्ञान ठीक से नहीं है, तो भी वो इंग्लिश में अपना काम चला सकता है, कुछ सीख सकता है, कर सकता है। तो ये जो भाषाओं का जो त्रिभाषा सूत्र है, इन आधार पर त्रिभाषा सूत्र की संरचना हुई। अब रही बात, थोड़ा सा मैं पीछे चलूं, अब बात आती है सीखने की उम्र। सीखने की उम्र क्या होगी? तो सीखने की उम्र निर्धारित है कि जो बच्चा सीखना तो वो जन्म से ही शुरू कर देता है। यहां तक कि जब मैं आपको चाइल्ड ग्रोइंग एंड डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा तो वहां पे जब आप पढ़ेंगे ग्रोइंग एंड डेवलपमेंट, तो वहां आप इस बात को पढ़ेंगे कि सीखने की शुरुआती कहां से होती है। तो उस समय हम उस विषय पे बात करेंगे, क्योंकि इसमें हम गहराई में अभी नहीं जाएंगे, उस विषय में की बात उस विषय में करेंगे। लेकिन सीखने की उम्र सीमा हमारे यहाँ जो बताई गई है, जो एक विद्यार्थी, जो एक शिशु, जो एक बालक सीखना शुरू कर देता है, वो सीखना शुरू कर देता है 3 वर्ष से। यानी कि हम बात कर रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा की। अनौपचारिक रूप से वो 3 वर्ष में सीखना शुरू कर देता है। जैसे आंगनबाड़ी में जाना शुरू कर देता है, प्ले स्कूल में जाना शुरू कर देता है। इसके अलावा वो अन्य शिक्षा केंद्रों में जो उसके लिए अवेलेबल है, वहां वो जाना शुरू कर देता है और वहां बैठने, बोलने, सीखने, भाषा ज्ञान, इस सब का ज्ञान उसे होना शुरू होता है। इसीलिए 3 वर्ष हम लोग लेते हैं। जैसे कह सकते हैं नर्सरी, आप लोगों ने इस शब्द को सुना है तो मैं नर्सरी ही इसे बोलूंगा, जिसको हम लोग नर्सरी के बाद LKG UKG बोलते हैं, किंडरगार्टन। तो इसमें नर्सरी में शुरू होता है, 3 वर्ष में हो जाता है। इसके बाद वो चौथे वर्ष में LKG में लोअर किंडरगार्टन में जाता है, चौथे वर्ष में, और 5वें वर्ष में अपर किंडरगार्टन में हो जाता है। तो ये तीसरा, चौथा, 5वां जाता है। और जैसे ही वो इसको कंप्लीट कर लेता है, 6 वर्ष की उम्र में वह पहली कक्षा में उसका नामांकन होता है। और नई शिक्षा नीति हमारी कहती है कि बच्चे की नामांकन की पहली कक्षा में न्यूनतम उम्र 6 वर्ष होनी चाहिए। 6 वर्ष से कम है तो आपका विद्यालय में पहली कक्षा में नामांकन नहीं होगा, आपका नामांकन पहली कक्षा में नहीं होगा। 6 वर्ष का बच्चा होगा तो ही इसका नामांकन पहली कक्षा में होगा। मैं इसको ये भी बताते चल रहा हूं आपको साथ साथ कि किसी विद्यार्थी का सीखने की उम्र कहां से शुरू होती है, तो उसके अनुसार विद्यार्थी को सीखने की उम्र है, उसके अनुसार हम लोग सीखने की कक्षा निर्धारित करते हैं। ये भी रहा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के आधार पर। फिर आता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का निर्माण जो होता है वो पहले शुरुआत में एक बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ होता है कि बच्चे को ये सूचनाएं मिलनी चाहिए, ये ज्ञान मिलना चाहिए। तो जो बच्चे को ज्ञान मिलना चाहिए, उसको जो सीखने की उम्र है और उसकी जो मानसिक योग्यता क्षमता है, जो संज्ञानात्मक क्षमता उसके अंदर निहित है, उन क्षमताओं का विकास पाठ्यक्रम को किस स्तर से किया जाएगा, तो उसके लिए पाठ्यक्रम को भी बालक के उम्र के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है। और बालक उसी उम्र के साथ, उसी अपनी क्षमता के साथ सीखना शुरू कर देता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अभी जो आधुनिक समय में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है वह चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। कह सकते हैं कि छात्र केंद्रित शिक्षा है, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा है। अब हमें यह समझ में आ गया कि आखिर में बाल केंद्रित शिक्षा की संकल्पना कैसे हुई, बाल केंद्रित शिक्षा तक हम लोगों ने कैसे पहुंचा। अब हम लोग आगे देखेंगे चल करके कि बाल केंद्रित शिक्षा तक हम लोग पहुंच गए। अब बात आती है हम लोग सुनते हैं जो CDP में आप लोग देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये जो 3 शब्द आपको सीखने के लिए मिले थे, जानने के लिए मिले थे, उसको जान लीजिए फिर से। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यही CDP है। जब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात आती है, 3 शब्द इसमें निकल के आता है। बालक यानी कि बालक की बात हो रही है, चिल्ड्रन की बात हो रही है। बालक का यहां मतलब जेंडर डाइवर्सिटी सीट नहीं है, यहां बालक का मतलब विद्यार्थी से है। याद रखेंगे जब मैं क्लास ले रहा हूं तो इसमें जब मैं बालक की बात बोलूंगा तो यहां बालक और बालिका की बात नहीं होती है। यहां पे बात हम एक विद्यार्थी के बारे में कर रहे हैं, जो मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसको लेकर के चलेंगे। तो बाल का मतलब हम लोग बात करते हैं चिल्ड्रन की। दूसरी बात है उसके विकास की। तो उसके विकास किस पे करेंगे, जैसे मैंने चर्चा किया अभी
बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में साइकिल में चर्चा किया कि ये सभी उसके इर्द गिर्द बालक होते हैं और वो सबका प्रभाव बालक पे पड़ता है, वो बालक के लिए ही होते हैं, बालक उनके लिए नहीं होता। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक सीखने के लिए नहीं होता, बल्कि सभी चीजें बालक को सिखाने के लिए होते हैं। बालक कैसे सीखेगा, बालक कैसे किसी चीज को ग्रहण करेगा, उसकी क्षमता योग्यता क्या है, उसके आधार पर हमें संसाधनों को उपलब्ध कराना होता है। और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, मैंने अभी बताया था 2 प्रकार के। पहले संसाधन मानवीय और दूसरे भौतिक। 2 प्रकार के संसाधन होते हैं और दोनों बालकों के विकास के लिए होते हैं। किस लिए होते हैं ये संसाधन? बालकों के विकास के लिए। बालकों का विकास क्यों करना है और बालकों का विकास कैसे करना है? जब बालकों का विकास क्यों करना है तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है क्योंकि बालक एक समाज का एक भाग है और उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि समाज में उसकी भूमिका क्या है या समाज का उसके प्रति कर्तव्य दायित्व क्या रहे हैं और समाज को वो कैसे विकास में अपनी भूमिका को निभाएगा। अब बात आती है कि बालक का जो विकास है वो कैसे होगा, तो उसमें बात आती है शिक्षा शास्त्र की। शिक्षा शास्त्र की बात उसमें निकल करके आती है, तब बात आती है शिक्षा की, तब बात आती है मनोविज्ञान की। शिक्षा की हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें बात सिर्फ शिक्षा की ये नहीं आती कि बालक कब से सीखना शुरू करेगा, कब से शिक्षा ग्रहण करना शुरू करेगा, बल्कि बालक का विकास वहां से हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। जो बालक है वो सीखना क्यों चाहिए, उसे कैसे सीखेगा, इसकी चर्चा हम लोग शिक्षा शास्त्र के माध्यम से करते हैं, जिसको हम लोग पेडागोगी बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं बालक का विकास करना है तो हमें बाल मनोविज्ञान को जानना होगा। बाल मनोविज्ञान के अगर बाल मनोविज्ञान की बात करें कि जानना होगा तो बाल मनोविज्ञान आखिर में है क्या? क्या बालक के मन का भी कोई स्तर का विज्ञान है? बालक तो सभी हम लोग जानते हैं, हर एक घर में बालक हैं, हर एक समाज में बालक हैं, लेकिन क्या वो बालकों के विकास उनके मन के विज्ञान के आधार पर किया जा सकता है? क्या बालक का विकास ऐसे सामान्यतः नहीं हो रहा है? बालक का विकास सामान्यतः ऐसे भी हो रहा है, लेकिन एक सुसंगठित रूप से, संपूर्ण रूप से बालक का ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे होगा, बालक की क्षमता योग्यता को हम कैसे जानेंगे, इसके लिए जरूरी होता है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में हम लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे, जो अगले क्लासेस से भी हम लोग देखेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट के बारे में बालक के। अभी हम लोग संक्षेप में ये देखने वाले हैं कि बाल मनोविज्ञान की संकल्पना क्यों हुई। इसकी शुरुआत होती है मनोविज्ञान से। इसकी शुरुआत होती है मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान से जब शुरुआत होती है तो मनोविज्ञान के हमको थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे मनोविज्ञान के तो हमें ये मिलता है कि मनोविज्ञान को हम लोग अंग्रेजी में साइकोलॉजी बोलते हैं, अंग्रेजी में। यानी कि हम लिखें, अगर हिंदी में लिखना पड़े तो हम कह सकते हैं मनोविज्ञान आंग्ल भाषा के साइकोलॉजी मनोविज्ञान आंग्ल भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, ऐसे इसे हम कह सकते हैं। लेकिन बात आती है कि मनोविज्ञान, अगर साइकोलॉजी की बात आती है तो क्या साइकोलॉजी एक सफिशिएंट शब्द है? क्या अंग्रेजी, क्या वो शब्द साइकोलॉजी क्या मूल रूप में साइकोलॉजी ही है? क्या उत्पत्ति इसकी अंग्रेजी में ही हुई है या इनकी अन्य भाषाओं से कहीं उत्पत्ति हुई है? तो इसको जब हम देखते हैं तो हमें ये बात निकल के आती है साइकोलॉजी के संदर्भ में। तो वो बात हम वहां पे समझ पाते हैं कि साइकोलॉजी अंग्रेजी में एक शब्द जो है वो आया है 2 शब्दों से। एक होता है
साइकी और दूसरा है लोगस। दो शब्दों से मिलकर के बना है। अब ये शब्द है कि साइकी और लोगस की हम बात कर रहे हैं, आखिर में शब्द है कौन से, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसकी हम लोग बात करेंगे। तो साइकी का अर्थ होता है मन, और विज्ञान का अर्थ होता है, सॉरी, लोगस का अर्थ होता है ज्ञान। इसके अलावा इसका अर्थ होगा शास्त्र, विज्ञान, कई नामों से लोगस को जाना जाता है। तो मन का विज्ञान, मन का शास्त्र, मन का ज्ञान, इस आधार पे हम लोग देखते हैं। लेकिन जब हम लोग अभी जिसे हम आसानी से कर रहे हैं कि ये मन का विज्ञान है, जब इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे तो वो चीजें थोड़ी अलग मिलेंगी। तो वो चीजें अलग क्या मिलती है उसे देखते हैं। हम लोग थोड़ा सा मनोविज्ञान के इतिहास में चलते हैं। मनोविज्ञान का विकास कर देते हैं, इतिहास भी कह सकते हैं। मतलब मनोविज्ञान कैसे कैसे कहां तक पहुंचा, कहां तक सफर किया, आज वो मनोविज्ञान के रूप में कैसे दिखता है। जब मनोविज्ञान की बात आती है, मैंने बताया था साइकी प्लस लोगस, दो ग्रीक वर्ड, वो ग्रीक वर्ड इसे याद रखेंगे। साइकी मैं छूट गया दिया था, इसको मैं बता दूं। सॉरी, साइकी और जो लोगस है यह ग्रीक वर्ड है, इसका याद रखेंगे। एक ग्रीक शब्द से आया है, इसी से साइकोलॉजी निकल करके आया हुआ है। मैं छोड़ दिया था, इसको याद कर लेंगे, देख लेंगे। अब मनोविज्ञान का विकास चलते हैं। अब मैंने कहा था कि साइकी प्लस लोगस प्लस मन का विज्ञान, मन का ज्ञान, मन का शास्त्र। तो क्या वास्तव में बस यही है क्या, इसकी शुरुआत मन से ही होती है? तो नहीं। जब हम लोग इसकी बात करेंगे 15वीं एवं 16वीं शताब्दी की, 15वीं एवं 16वीं शताब्दी की बात करें तो वहां पे मनोविज्ञान पहली बार जिन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया, उस अध्ययन में नाम आता है सुकरात का, और कुछ स्तर तक नाम आता है अरस्तु का। बाद में कुछ परिवर्तन हो गए थे। तो उस समय जब बात आती है तो एक बात निकल करके आती है कि मनोविज्ञान शुरुआत में था आत्मा का विज्ञान। लोगों ने उस समय के जो विद्वान थे उनका मानना था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। आखिर में यह बात निकल कर क्यों आई, उन्होंने आत्मा का विज्ञान क्यों माना गया? तो मैं इसके थोड़ा सा और पीछे चलता हूं तो आपको मिलेगा कि मनोविज्ञान पूर्व में, यानी कि इससे पूर्व 15वीं 16वीं से पूर्व या उस समय की बात करें तो मनोविज्ञान पूर्व में दर्शन का भाग हुआ करता था, फिलोसफी। क्योंकि उस समय के जो दार्शनिक थे उनका मानना था कि मनोविज्ञान जो है वह व्यक्ति की आत्मा को जानना है, उसकी पवित्रता को जानना है, वो कैसे किसी चीज को स्वीकार करता है, कैसे चीज को ग्रहण करता है, कैसे वो सोचता है तो उसकी संकल्पनाएं कैसे निकल करके आती हैं, सोचता है तो क्रिया रूप में कैसे उसको दिखाई देता है, तो जैसा वो सोचता है वैसा ही करता है, ये बातें निकल करके आती हैं। तो इसी में एक, क्योंकि पहले मनोविज्ञान जो है वो दर्शन का भाग हुआ करता था, तो दर्शन जो होती थी वो आत्मा केंद्रित होती थी। किसी आत्मा कैसी है, आत्मा शुद्ध है अशुद्ध है, आखिर में जो आत्मा होती क्या है, इन सभी चीजों को लेकर के आया।
लेकिन जैसे जैसे समय बदला, समय बदलता गया और मनोविज्ञान के अर्थ भी बदलते गए। 16वीं शताब्दी में कुछ मनोवैज्ञानिकों 16वीं शताब्दी में इसका विरोध किया, बोला कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों किया गया? आत्मा का अस्तित्व नहीं है, यह परीक्षणीय नहीं है, इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता। फिर बातें निकल करके आती है, तो उन्होंने कहा, जिन्होंने विरोध किया कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है, इन्होंने कहा कि नहीं, मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन नहीं है, आत्मा का विज्ञान नहीं है, यह मन का विज्ञान है। दूसरी बातें निकल करके आई कि यह आत्मा का विज्ञान नहीं है, यह मन का विज्ञान है। ये बातें 16वीं शताब्दी में ही आ गई थी। 16वीं शताब्दी के अंत में जैसे ही हुआ कि आत्मा का विज्ञान नहीं है, यह मन का विज्ञान है, इसके बाद वहां से निकल करके आता है कि इसका भी विरोध होता है। कहा जाता है, इसके विरोधी कहते हैं कि यह प्रमाणित नहीं हो सकता, इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। किसे? मन को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, इसलिए यह स्वीकार नहीं है, इसलिए इसे भी अस्वीकार किया गया। फिर तीसरी बात निकल करके आती है, तो जब कोई इसको अस्वीकार करता है तो एक नया सिद्धांत देता है, एक नया शब्द देता है, और वो नया शब्द लेकर के आता है कि चेतना का विज्ञान है। ये बात आती है 17वीं शताब्दी में। 17वीं 18वीं में इसकी बात की जाती है, 17वीं 18वीं दोनों बात बोला जाता है। तो 17वीं 18वीं में आता है कि चेतना का विज्ञान है, यानी कि कंसेशनिस्ट की बात आती है। जब कंसेशनिस्ट की बात आती है कि आदमी कंसेस है इसलिए वो कर पा रहा है, उसकी मन काम कर रहे हैं, उसके शरीर काम कर रहे हैं, इसलिए वो जो गतिविधियां कर रहा है वो चेतना में कर रहा है, कंसेशनेस में कर रहा है। अनकंसेशनेस में वो कोई गतिविधि नहीं कर सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर सो जाए तो वो कोई गतिविधि नहीं कर सकता सोए सोए, क्योंकि वहां पर अनकंसेशनेस है हो। लेकिन जब इसकी बातें आती हैं तो बोला जाता है कि नहीं, यह चेतना का विज्ञान नहीं है, इसका भी विरोध होता है। और फिर कहा जाता है कि चेतना का विज्ञान नहीं है, बल्कि यह व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार के विज्ञान का श्रेय वुडवर्थ को जाता है। वुडवर्थ उसी समय बोलते हैं, उन्होंने एक वुडवर्थ उसी समय बोलते हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, अपनी आत्मा तक त्याग किया, इसके बाद उसने, किसने? मनोविज्ञान ने अपनी मन को छोड़ा, फिर उसने चेतना को त्याग कर व्यवहार
व्यवहार को स्वीकार किया। उर्दू यूनिवर्सिटी में और बहुत सारे लोग थे, इसके बाद बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए और फिर व्यवहारवाद को लेकर के जो मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने इस बात को रखा, जिसमें थॉर्नडाइक भी थे, कोहलर भी थे, सॉरी थॉर्नडाइक भी थे, स्किनर भी थे और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे, कोटलेविन भी थे। इन्होंने इस बात को माना और जैसे जैसे मनोविज्ञान का समय बदलता गया, परिस्थितियां बदलती गई और मनोविज्ञान ने व्यवहारिक मनोविज्ञान के आधार पर फिर दो भाग में बटा। दो भाग से भी उसके ज्यादा भाग है, लेकिन मुख्यतः दो भाग को अभी देखेंगे। जब मैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा तो और भागों की चर्चा करूंगा तो समझा दूंगा। तो पहला आया व्यवहारवाद और दूसरी बातें निकल करके आई गेस्टाल्टवाद। इसमें ये मनोविज्ञान के आप पंथ कह सकते हैं, मनोविज्ञान की विचारधारा कर सकते हैं, मनोविज्ञान के प्रकार कर सकते हैं। लेकिन जब आएंगे तो गेस्टाल्टवाद में भी कई भाग हुए और उसमें भाग निकल करके आए मनोविश्लेषणात्मक, जिसको आप सिगमंड फ्राइड के नाम से जानते हैं, सिगमंड फ्राइड ने दिया। इसके बाद इसमें आपको व्यवहारवाद में निकल के आते हैं संज्ञानात्मक पक्ष, जिसको आप इनकी बात करते हैं। जैसे आप लोगों ने पूछा है कि क्या इसी समय क्लासेस होंगे प्रतिदिन, तो हाँ अभी क्लासेस इसी समय होंगे, जैसा आवश्यकता होगा वो इसके अनुसार आपको जो है वो ग्रुप में नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपके क्लासेस में अगर टाइम कभी चेंज होंगे ना तो टाइम क्लासेस इसी समय पे होंगे। जो प्रश्न आए हैं तो गेस्टाल्टवाद भी कई भागों में विभाजित होता है। संज्ञानात्मक पक्ष भी देखते हैं, संज्ञानात्मक भी कई पक्ष देखते हैं, जिसमें हम लोग जीन पियाजे को भी पढ़ेंगे, वाइगोत्स्की को भी पढ़ेंगे। तो ये सभी तथ्य निकल के आते हैं। व्यवहारवाद की बात करें तो यहाँ हमें पढ़ने के लिए मिल जाएंगे आपको थॉर्नडाइक, आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे इमान पी पॉलो, यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएंगे स्किनर। तो ये सभी को हम लोग अध्ययन करेंगे और प्रयास करें कि गहराई से अध्ययन करें, अच्छे से अध्ययन करें। तो मनोविज्ञान कुछ इस प्रकार का निकल करके आता है और इन्हीं लोगों ने, व्यवहारवादियों ने और गेस्टाल्टवादियों ने इस बात को साबित किया कि मनोविज्ञान व्यक्ति केंद्रित कह सकते हैं, या इसी का जो आधुनिक समय में जो शब्द हम लोग को मिलता है, इन्हीं लोगों ने साबित कर दिया कि यह बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित है, इन्होंने साबित किया। इसलिए बच्चे के सीखना जिस भी व्यवहारवाद से हो, गेस्टाल्टवाद से हो, मनोविश्लेषणात्मक हो, संज्ञानवाद हो, जो भी विचारधारा से हो, एक शिक्षक को उस आधार पे बालकों के अनुसार, क्योंकि बालक भी सीखने के संदर्भ में वो व्यवहारवादी तरीके से भी सीखता है, गेस्टाल्टवादी तरीके से भी सीखता है। तो जब व्यवहारवादी या गेस्टाल्टवादी किसी तरीके से सीखे तो एक शिक्षक की जिम्मेवारी बनती है कि हमारा जो ये विद्यार्थी है ये व्यवहारवाद के तरीके से ठीक से सीखेगा या गेस्टाल्टवाद के तरीके से सीखेगा। तो ये ध्यान हम लोग को अपने क्लासरूम में अपने विद्यार्थियों के सामने, विद्यार्थियों का जो समूह होता है उसमें हम लोग को चुनना होता है। तो जब विद्यार्थियों की बात करेंगे, यहां पे हम विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी हमें सामान्य क्लासरूम में, एक क्लासरूम में कम से कम 3 प्रकार के विद्यार्थी मिलेंगे। पहला होगा, एक विद्यार्थी होगा जो प्रतिभाशाली होगा। दूसरा विद्यार्थी हमारा जो होगा वो सामान्य होगा, सामान्य बुद्धि वाला, सीखने वाला। तीसरा विद्यार्थी जो हमारे सामने होगा वह होगा बौद्धिक पिछड़ा। बौद्धिक पिछड़ा। तो हमें जब 3 प्रकार के विद्यार्थी जब हमें मिलेंगे तो इन तीनों प्रकार के विद्यार्थियों को समझना एक शिक्षक की जिम्मेवारी है। कौन विद्यार्थी किस विचारधारा से सीख सकता है वो जानना एक शिक्षक का काम है और उस आधार पे उस शिक्षक का कर्तव्य है कि सभी को बिना किसी को कोई नुकसान हुए ऐसा आपको शिक्षा व्यवस्था लेकर के, शिक्षण कौशल लेकर के नहीं चलना है कि हम पिछड़ा, बौद्धिक रूप पिछड़ा बालक केंद्रित करके लेकर चल रहे हैं तो प्रतिभाशाली बालक को
उसे नुकसान पहुंचाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हम ऐसी शिक्षण व्यवस्था विकसित करें, ऐसी अपनी शिक्षण कला विकसित करें जिसके माध्यम से हमारे पढ़ाने की कला से बौद्धिक से पिछड़ा, सामान्य और प्रतिभाशाली तीनों विद्यार्थियों को लाभ हो। तो ये बात हमें रखने पड़ती है। इसीलिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, एक विद्यार्थी, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी के बारे में जानना होता है कि हमारा जो विद्यार्थी है वह विद्यार्थी किस प्रकार का है, किस श्रेणी में है, उसे कैसे सिखाने हैं। यह एक शिक्षक की नैतिक जिम्मेवारी है, उसका यह कर्तव्य बनता है, इस बात को करेगा। इसीलिए आप जब टीचर बनना चाहते हैं, आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, बीएलडी किया है, या जो भी आपने कोर्स डीएलडी आपने किया है, जो कोर्स आप किए हैं उसे करने के बाद आपको एक एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है। वो एग्जामिनेशन होता है, इसे करने के बाद उसको बोलते हैं टेट, टीचर एबिलिटी टेट। उसे शिक्षक अभियोग्यता या योग्यता परीक्षण हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग सरकारें लेती हैं, हमारे जो एग्जामिनेशन बॉडी है वो लेती है। वो जानना चाहती है कि आप जो हैं वो इस संदर्भ में, बालकों के संदर्भ में कितना जानते हैं। तो हमें इसी आधार पर इनकी सीडीपी की गहराइयों में चलना है, और जो सीडीपी की गहराइयां हैं उसके आधार पर हम तैयारी करेंगे। हम ये साबित करेंगे कि हम बालकों को बेहतर तरीके से समझने की क्षमता रखते हैं। यदि हम बालकों को ठीक से समझने की क्षमता रखते हैं तो हम प्रश्न के उत्तर हमारे ज्यादा से ज्यादा जो है वो अच्छे होंगे, प्रायोगिक होंगे और वो सही होंगे। तो यहीं पे बात आती है सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की। कोई हमारा जो विद्यार्थी है, हमारा जो बालक है, जिसके लिए एक शिक्षक पूरी तरीके से जिम्मेवार है, वह उसे अपने विद्यार्थी को कैसे समझता है, किस रूप में समझता है, उसमें कौन सी विशिष्टताएं हैं, और उन विशिष्टताओं के साथ विद्यार्थी जब आया है तो एक शिक्षक की जिम्मेवारी है कि उन विशिष्टताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। तो यही हमारा जो है ये जो सीडीपी है, इसमें इन्हीं बातों को केंद्रित करके रखा जाता है। तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, और हम लोग अगले क्लास में इसके और अलग अलग भाग जो सीडीपी के हैं उसको पढ़ते चलेंगे। तो सीडीपी की अवधारणा हमें ये समझ में आज आती है जो हम लोग प्रीवियस क्लास से चलें, जो हम लोगों ने आज के क्लास में देखा। हम लोगों ने पहले देखा कंसेप्ट ऑफ सीडीपी। इसमें हम लोग देखा कि एक जो विद्यार्थी है वह वैदिक काल में किस आधार पर शिक्षा व्यवस्था थी, इसके बाद वो देखते हैं हम लोग कि मध्यकाल में कैसी शिक्षण व्यवस्था थी, फिर हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे कैसे आते हैं, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जब हम आते हैं तो वो कैसे उसका सृजन होता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की संकल्पना कैसे होती है। तो उसमें हम लोग समझते हैं कि शिक्षा के सिद्धांत की बात आती है, मनोविज्ञान की बात आती है, और वहीं पे हम लोग आते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में। इसके बाद जैसे ही हम लोगों ने फिर आज क्लास में क्या देखा कि जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात आते हैं तो सभी तथ्य बालक को प्रभावित करते हैं, और वे सभी बालक के विकास के लिए ही होते हैं, जिसमें हम लोग इन जो आवश्यकताएं हैं, जो क्षमताएं हैं वो ये हैं, और इसके आधार पर हम लोगों ने इसको देखा। हम लोगों ने विद्यालय भवन, मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन, भाषागत विकास, त्रिभाषा सूत्र, सीखने का उम्र और पाठ्यक्रम के संदर्भ में भी हम लोग चर्चा किया। हम लोगों ने ये भी चर्चा किया कि आखिर में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की उम्र 3 वर्ष क्यों है, और पहली कक्षा में नामांकन के लिए नई शिक्षा नीति 2020 6 वर्ष क्यों निर्धारित करती है। इसके अलावा हम लोगों ने आज की क्लास में सीखा कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में क्या है। तो उस बाल विकास शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में मानवीय और भौतिक संसाधनों की चर्चा हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोगों ने आया कि ये बाल मनोविज्ञान है, और बाल मनोविज्ञान की शुरुआत मनोविज्ञान से होती है। और मनोविज्ञान दो ग्रीक वर्ड साइकी प्लस लोगस से मिलता है, और साइकी प्लस लोगस का मतलब होता है कि मन का ज्ञान शास्त्र विज्ञान से है। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने देखा कि मनोविज्ञान का जब विकास होता है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 15वीं 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की शुरुआत जब होती है तो उससे पहले वो दर्शन का भाग था, इसकी शुरुआत होती है तो आत्मा के विज्ञान से शुरू होती है, क्योंकि वो दर्शन का भाग था इसलिए। इसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि 16वीं शताब्दी में इसका विरोध किया जाता है, माना जाता है क्योंकि आत्मा का अस्तित्व नहीं है, प्रमाणित नहीं किया जा सकता,
इसलिए इसे मन का विज्ञान माना जाता है। मन के चिंतन के आधार पर व्यक्ति अपने कार्यों को पूर्ण करता है। लेकिन यह भी ज्यादा समय तक नहीं चला और 100 वर्ष के अंदर, जो शताब्दी है 100 वर्ष के अंदर में ही एक बातें हमें निकल करके आती हैं। वो निकल के आती हैं कि यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि मन है। अब मन कैसे कार्य करता है, इसलिए बात आई कि मन का नहीं, चेतना का। मनुष्य होशो हवास में काम करता है, चेतना के स्थिति में काम करता है। अगर वो चेतना की स्थिति में ना हो तो चिंतन भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसका एग्जाम्पल्स लिया गया निद्रा से कि अगर व्यक्ति कोई निद्रा में है, नींद में है, तो वह उसकी जो चिंतन है, वह चिंतन इसकी जो है वह चिंतन के अभाव में कोई कार्य नहीं कर सकता। लेकिन एक नया जो बदलाव, एक नया आंदोलन जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है, वो आता है व्यवहारवाद को लेकर के, व्यवहार मनोविज्ञान के लेकर के, कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। क्योंकि जो व्यक्ति कार्य करता है वो क्यों करता है, उसके व्यवहार के आधार पर हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वुडवर्थ ने क्या कहा, क्या डिफाइन किया इसे। इन्होंने कहा कि जो है मनोविज्ञान अपनी पहले आत्मा को त्याग किया, इसके बाद इसने अपनी मन को छोड़ा, फिर इसने चेतना को त्याग कर इसने व्यवहार को अपनाया है और अभी व्यवहारवाद चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि व्यवहारवाद ही सब, जो व्यवहारवाद है या कि व्यवहारिक मनोविज्ञान है, यानी कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का मनोविज्ञान है, ये सदा सत्य नहीं है। जिस प्रकार समय समय पर परिवर्तन हुए, आत्मा से लेकर हम लोगों ने व्यवहारवाद तक का सफर, व्यवहार तक का सफर तय किया। हो सकता है कल के समय में और मनोविज्ञान में खोज हो और इसके आधार पर कुछ नई बातें निकल करके आए। लेकिन जब उस बात आती है व्यवहार में, तो दो पक्ष हो जाते हैं, व्यवहारवाद का और गेस्टाल्टवाद का। व्यवहारवाद के जो समर्थक होते हैं वो मानते हैं कि व्यक्ति जो है वो करके सीखता है, त्रुटि से सीखता है, और उसकी जो उद्दीपन है उसके आधार पर वो सीखता है। जिसमें मैंने आपको नाम लिया कम से कम तिनका, थॉर्नडाइक, स्किनर और मानपी पॉलोव का। गेस्टाल्टवाद की बात करते हैं, गेस्टाल्टवाद में आते हैं इनसाइड थ्योरी वाले, जिसमें कोहलर आते हैं, आपके कट लेविन आते हैं, कट कोफका आते हैं। इसके अलावा आपके उसी से आगे बढ़ करके जिन प्याजे आते हैं, वाइगोत्स्की आते हैं, ये सभी बातें निकल करके आती हैं। अब यही प्रमाणित करते हैं कि यह बाल केंद्रित शिक्षा है। इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं कि विद्यार्थी को हम लोग इसी वाद के आधार पर, जो हमने दो वाद देखा, इसी के आधार पर हम लोग प्रयास करते हैं। देखते हैं कि हमारे क्लासरूम में 3 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, प्रतिभाशाली, सामान्य और बौद्धिक पिछड़ा। और यही इसी को समझने के लिए, इन्हीं की शिक्षा व्यवस्था के लिए टीचिंग टेक्निक यूज करने के लिए, इन्हीं बालकों को समझने के लिए, इनकी विशेषताओं के आधार पर इन्हें शिक्षा देने के लिए, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सीडीपी की। और हमारे जो एग्जामिनेशन बोर्ड है या एग्जामिनेशन जो ऑर्गेनाइज करते हैं, या हमारे एजुकेशन पॉलिसी है, या हमारे जो शिक्षाविद हैं, ये हमसे उम्मीद करते हैं कि यह शिक्षक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में बेहतर जानकारी रखते होंगे, और इसके आधार पर बालकों के संपूर्ण विकास करने में, ऑलराउंड डेवलपमेंट करने में, कंप्लीट डेवलपमेंट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसीलिए हमें सीडीपी की जरूरत पड़ती है, शिक्षा शास्त्र की जरूरत पड़ती है। तो चलिए आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए प्रकरण को लेकर के।